अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम CSS 3 को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने HTML 5 को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ी सी HTML इस्तेमाल करेंगे। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है जो CSS का कुछ नहीं जानते। इसमें हम वो तमाम चीजें कवर करेंगे जो आपको जानने की जरूरत है, लेकिन हम ज्यादा नहीं आगे जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी CSS की अच्छी बेस बन सके। एडवांस CSS आप एंड पर सीख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव डिजाइन को भी देखेंगे ताकि आप डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए वेबसाइट बना सके। इसके बाद हम फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसके भी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देखेंगे जो आपको जरूरी है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, और इस ट्यूटोरियल के एंड पर आपको 2 चैलेंजेस दिए जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे फॉर एटलीस्ट 1 वीक। अगर आप वो चैलेंजेस कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको CSS आ गई है और आप मूव ऑन कर सकते हैं। मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया हूँ और यहाँ पर एक मैं नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, आप चाहें तो बना सकते हैं। इसका नाम मैं ट्यूटोरियल दे दूँगा। हम इस कोर्स के अंदर VS कोड को इस्तेमाल करेंगे। VS कोड का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसका एक ट्यूटोरियल मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ओपन विद कोड का एक बटन आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर आके इस बटन पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेंगे। उसका नाम मैं दूंगा index.html। बॉलर प्लेट ओपन करेंगे। टाइटल हम इसका रख देते हैं CSS 3 कोर्स। तो यहाँ पर इसे मैं सेव कर दूंगा और बीच में हेडिंग 1 देगा, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। और हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। यहाँ पर आपने हमें क्लिक करना है, लाइव सर्वर सर्च कर लेना है। ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। उसके बाद हमने रिफ्रेश कर लेना है अपने VS कोड को, या बंद करके दोबारा चला लें। राइट क्लिक करना है और ओपन विद लाइव सर्वर के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सर्वर आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आसानी के लिए मैं इस विंडो को इस साइड पर रख लेता हूँ और VS कोड को इस साइड पर रख लेता हूँ। अब हम समझ लेते हैं कि CSS कैसे लिखी जाती है। CSS को लिखने के 3 वेज हैं। सबसे पहला वे जो हमारे पास है वो है इनलाइन स्टाइल्स। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था पिछले कोर्स में। हम एट्रीब्यूट H1 को देंगे स्टाइल। ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि स्टाइलिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएगा, आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपके पास एक कॉलन आ जाएगा और एंड पर एक सेमीकोलन आ जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है। इसके बाद हम कॉलन और सेमीकोलन के बीच में अपना कलर का नाम लिख देंगे। लेट्स से रेड चाहता हूँ मैं बैकग्राउंड, तो मैं सेव करूंगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया। तो यहाँ पर मेरा कलर हो चुका है चेंज। ये हमारी बेसिकली CSS है, हम स्टाइलिंग देते हैं। सिमिलरली अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके एक और स्टाइल दे देता हूँ। सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद आप लिखते हैं कलर। कॉलन लगाना है और यहाँ पर आप लेट्स से व्हाइट लिख देते हैं। इस वक्त इसका कलर ब्लैक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। तो इस स्टाइल को कहते हैं इनलाइन स्टाइल। अब आपको नजर आ रहा होगा ये क्यों अच्छे नहीं है। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा तो ये फाइल भरती जाएगी और चीजें कंजस्टेड सी हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम अलग से एक टैग इस्तेमाल करते हैं ऊपर, स्टाइल टैग। आपने हेड के अंदर आना है और यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपने CSS लिखनी है। लेट्स से कि मैं इस H1 का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 और फिर करली ब्रेसेस ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से एक्वा। और टेक्स्ट का जो कलर है मैं वो कर देता हूँ लेट्स से ग्रे। ये लिखकर मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कलर चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड एक्वा और टेक्स्ट का कलर ग्रे हो चुका है। ये हमारे पास स्टाइल होता है कि हम हेड के अंदर आके एक स्टाइल टैग ओपन करें और उसके अंदर अपनी CSS लिख लें। ये भी एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं, इससे भी अच्छा तरीका है कि हम एक नई फाइल बनाएं और उसके अंदर अपने स्टाइल लिखें। तो अब हम तीसरे तरीके की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बना लेंगे। उसका नाम लेट्स से मैं देता हूँ main.css। फाइल बनाने के बाद मैं साइड बार को बंद करता हूँ और यहाँ पर आके जो एग्जैक्ट चीज हमने यहाँ पर लिखी थी उसको मैं कट कर लेता हूँ और इन चीजों को डिलीट कर देता हूँ। पेस्ट करेंगे, इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे। इसे भी सेव कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर आके देखें तो हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वो इसलिए कि हमने ये फाइल इंपोर्ट नहीं की। हम जब भी कोई फाइल बनाएंगे तो हमें वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बताने के लिए कि ये हमारी एक फाइल है जहाँ से आपने स्टाइलिंग पढ़नी है। हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे लिंक। लिंक भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो लिंक कॉलन CSS भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेट्स से मैं लिंक ही लिख लेता हूँ। ये प्रेस किया और href के अंदर हमने लिखना है हमारी main.css की लोकेशन।
अब ये इसी डायरेक्टरी में है, मतलब जहाँ पर मेरी इंडेक्स है, उसी के साथ हमारी सीएसएस की फाइल पड़ी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ नाम दे दूँगा, main.css। लेकिन अगर ये हमारे पास एक फ़ोल्डर में होती, लेट्स से अगर ये हमारे पास ऐसे होता, सीएसएस एक फ़ोल्डर होता और उसके अंदर हमारी ये फाइल पड़ी होती, तो यहाँ पर आके मैं क्या करता, मैं सीएसएस लिखता, फिर एक स्लैश डालता, फिर लिखता main.css। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे हम लोकेशन देते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे सेव करूँगा और देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो अपने कलर चेंज करना तो सीख लिया। तो अब हम देखते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फाइल डाउनलोड कर ली है image.jpg के नाम से। आपने इंटरनेट पर जाकर कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है और उसे इस फ़ोल्डर के अंदर रख लेना है जहाँ पर आपकी index.html है। उसके बाद मैं अपनी सीएसएस वाली फाइल में आऊँगा और यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी है इसको इरेज़ कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड इमेज भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, फ़र्क कोई भी नहीं है। तो मैं बैकग्राउंड के साथ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा यूआरएल। हम बेसिकली यूआरएल दे रहे हैं कि हमारी फाइल इमेज वाली कहाँ पड़ी है। तो हमारी फाइल उसी डायरेक्टरी में है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स डालूँगा और स्लैश के साथ image.jpg लिख दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी इमेज लोड हो रही है, लेकिन ये सिर्फ़ थोड़ी-सी जगह ले रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विड्थ और हाइट दे सकते हैं। विड्थ लेट्स से मैं देता हूँ इसे काफ़ी भी ज़्यादा, लेट्स से 1000 पिक्सेल्स दे देते हैं हम, और हाइट लेट्स से इसे हम दे देते हैं 1000 पिक्सेल्स। सेव करूँगा तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि आप हमारी इमेज आ गई है। लेकिन ये हमारी इमेज कुछ ज़्यादा बार आ गई है, हमने कुछ ज़्यादा इसे विड्थ और हाइट दे दी है। तो यहाँ पर आके इसे थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देंगे विड्थ हमारे पास है जी 300 पिक्सेल्स और हाइट भी हमारे पास है 300 पिक्सेल्स, 200 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारी इमेज आ गई है। यहाँ पर आके आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं 100% विड्थ हो, तो ये 100% विड्थ हो जाएगी जो इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है इमेज की। इसके बाद हम थोड़ा-सा फ़ॉन्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस सबको हम यहाँ पर इरेज़ कर देंगे और यहाँ पर आके हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं, जैसे पी लिखा मैंने और यहाँ पर डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। डमी टेक्स्ट लिखने का एक तरीका है, अगर आप वीएस कोड के अंदर है, तो आपने लिखना है लॉरम और 40। लॉरम एक टेक्स्ट है और 40 वर्ड्स चाहिए मुझे, डमी टेक्स्ट। आपने एंटर की प्रेस करनी है और आपके पास आ जाएगा। लेट्स सेव दिस फाइल और हमारे पास फ़ौरन से ऑटो रीलोड हो गया सब कुछ। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अब अगर मैं इस टैग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं H1 लिखूँगा और अगर मैं पी टैग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं पी टैग लिख दूँगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लूँगा। लेट्स से कि मैं अपने पैराग्राफ टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 पिक्सेल्स। डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारे पास होता है 16। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर मैंने ज़ूम किया हुआ दरअसल, इसलिए आपको ये बड़ा दिख रहा है, वरना ये इतना बड़ा है नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आगे 20 कर दूँ इसे, तो ये हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करके दिखाऊँ, तो पता चल रहा है हमारा ये टेक्स्ट बड़ा हो चुका है। सिमिलरली अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप यहाँ पर आके दे सकते हैं फ़ॉन्ट वेट, मतलब उसका वज़न कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोल्ड लिख दूँ, तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा और अगर बोल्डर लिख दूँ, डिपेंडिंग ऑन द फ़ॉन्ट फैमिली, ये और बोल्ड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो फैमिली इस्तेमाल हुई है, ये है सेरिफ की। अगर हम सैन्स सेरिफ यानी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आके फ़ॉन्ट फैमिली वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके अंदर लिख देंगे सैन्स सेरिफ। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन मैं इस वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इस फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास नुक्रे शार्प है, इसके अंदर हमारे पास नुक्रे सॉफ्ट है। तो ये है इसका डिफ़रेंस। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम एचटीएमएल फाइल में आते हैं और लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट है। मैं थोड़ा-सा और कंटेंट लिख लेता हूँ। लॉरेम 10th स्पैन, एक स्पैन भी एक टैग है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा-सा कंटेंट लिख लेता हूँ और एक और पी टैग लिख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा कंटेंट लिख लेते हैं और एक डिव टैग लिख लेते हैं जिसके अंदर एक और पी टैग होगा, जिसके अंदर लॉरेम 10 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा-सा हमने कंटेंट लिख लिया जो हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ यार इस पैराग्राफ का जो है ना कलर चेंज हो जाए थोड़ा-सा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर। सही है? मैं बैकग्राउंड कलर लिखूँगा और लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि कलर ब्राउन हो जाए फॉर सम रीज़न। अब मेरे पास पैराग्राफ का कलर ब्राउन हो गया, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले पैराग्राफ का चाहता था। लेकिन यहाँ पर सारे पैराग्राफ्स का हो गया। वो इसलिए कि हमने पी टैग सेलेक्ट किया और जहाँ-जहाँ पी था उस सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है हमारी। इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास सीएसएस में होती है आईडीज़ एंड क्लासेस।
मैं यहाँ पर आके इसको एक आईडी दे देता हूँ। फिलहाल के लिए आप ऐसे ही लिख लें जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। मैं इसको आईडी देता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इसे आईडी टेक्स्ट दी और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया पी टैग की जगह हैशटैग टेक्स्ट। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वो पी टैग सेलेक्ट हो जाएगा जिसकी आईडी टेक्स्ट होगी। हमने ये हैशटैग इसलिए लिखा क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप आईडी लिख रहे हैं तो आपको शुरू में हैशटैग लिखना पड़ता है। अब लेट्स से कि मैं यही काम करना चाह रहा हूँ कि एक अलग टैग के साथ। आईडी होती है हर चीज की अलग अलग, यूनिक होती है। क्लासेस होती है कि वो एक ही चीज काफी सारी चीजों पे अप्लाई की जा सकती है। यहाँ पर मैं आके लिख दूंगा क्लास, और लेट्स से मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही दे देता हूँ इसका नाम भी। लेकिन अब ये चला गया, वो इसलिए कि यहाँ पर हमने हैशटैग डाला हुआ है जो आईडी के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, डॉट और फिर क्लास का नाम। मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर हमारी क्लास अप्लाई हो गई। अब लेट्स से कि मैं इसके बाद ये जो स्पैन है ना, इस पर भी करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर स्पैन पे आऊंगा, मैं क्लास लिखूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगा। सेव करूंगा तो फौरन कलर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आके डिव टैग के अंदर पी के अंदर मैं एक और स्पैन टैग ऐड कर दूंगा। अब लेट्स से कि मैं ये वाला, यानी ये वाला जो पी टैग है डिव के अंदर वाला, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये कैसे करूंगा? मैं इधर आऊंगा और लिखूंगा डिव, यानी हम इस डिव को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक स्पेस देंगे और फिर जिसको मैं सिलेक्ट करना है, यानी इस केस में पी टैग, तो हम यहाँ पे पी टैग लिख देंगे और फिर करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। इसका मतलब है कि हम डिव के अंदर वाले पी टैग को इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी डिव होंगे और उनके अंदर जितने भी पी टैग होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। हम यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर लेट से इसको दे देते हैं, ये ब्लैंड जो भी है पॉलिजी सा नाम है, ये दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कलर यहाँ पर आ गया मेरे पास, क्योंकि हमने डिव और उसके अंदर पी टैग को दिया। अब ये हमारे पास कहलाता है सिलेक्टर। हमारे पास और भी सिलेक्टर्स होते हैं, जो कॉमन वन है मैं उनका आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट सिलेक्टर। अब यहाँ पर आके मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्टर है। मैंने इसे सेव किया तो कोई फर्क नजर तो नहीं आ रहा वैसे। मैं यहाँ पर आता हूँ और ऐसा करता हूँ, ये पी टैग कॉपी करता हूँ, एक और बार लिख लेता हूँ। अभी भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने कहा है डिव के अंदर पी टैग जो है वो कलर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आके लेट से मैं एक सेक्शन टैग लिख देता हूँ और उसके अंदर एक पी टैग लिखता हूँ। यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर जब मैंने सेव किया तो यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ का तो कलर चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए कि इस और इस पी टैग का कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट चिल्ड्रन थे। जितने भी डिव है उन सब के डायरेक्ट चिल्ड्रन जितने भी पी है, यानी डायरेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका पोता हो, जैसे कि ये डिव है उसका बेटा ये है और उसका बेटा ये है, यानी ये डिव का पोता पी है तो पोते को नहीं, सिर्फ अपने बच्चे डायरेक्ट चिल्ड्रन को सिलेक्ट करेगा। एक और फेमस सिलेक्टर है हमारे पास, वो है एवरीथिंग सिलेक्टर। अब एवरीथिंग सिलेक्टर नाम से पता चल रहा है क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और सब पे एक ही स्टाइलिंग अप्लाई होगी। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड पे भी वो स्टाइलिंग है, पैराग्राफ पे भी वो स्टाइलिंग है, बॉडी पे भी वो स्टाइलिंग है, हर चीज पे एक ही स्टाइलिंग है। अब हम सीएसएस के कुछ वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलन, रूट और करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब ये क्या चीज लिखी है मैंने, ये हमारा रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंट चीजों को डिफाइन करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स। तो आपने यहाँ पर कॉलन लिख के रूट लिख के करली ब्रेसेस ओपन करनी है और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल लिखने का तरीका है कि आपने शुरू में दो डैश डालने हैं और उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम लिखना है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइमरी डैश कलर। आपके वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, डैश होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलन और रेड। यहाँ पर आगे मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा और कलर की जगह लिख दूंगा वार। और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी कलर है उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और एंड पे सेमी कॉलन लगा दूंगा। सेव करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास रेड कलर हो गया। हमारे पास वेरिएबल सिंपली जो जैसे कि उसका फंक्शन दूसरे लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही है कि हम किसी वैल्यू की जगह उसका एक और नाम सजेस्ट करके उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम CSS यूनिट की तरफ आते हैं जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो यहाँ पर आके मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर एक पी टैग लिख लेता हूँ। इसके अंदर हम डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, लेट्स से 30, और सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर पी टैग को सिलेक्ट करूंगा और इसका फॉन्ट साइज दूंगा। फॉन्ट साइज हम यूजुअली पिक्सल्स में देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हम पिक्सल्स में लिखे थे।
तो यहाँ पे मैं 16 पिक्सल जब लिखता हूँ तो ये अनअफेक्टेड है, कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर 16 पिक्सेल्स है। अब अगर मैं यहाँ पर आके 1 रैम दे दूँ, ये एक यूनिट है हमारे पास रैम, जैसे पिक्सल हमारे पास एक यूनिट है, वैसे रैम हमारे पास यूनिट है। यहाँ पर जैसे मैं सेव करूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं आया। वो इसलिए कि 1 रैम हमारे पास इक्वल होता है 16 पिक्सेल्स के। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एरर दे रहा है। कुछ फालतू चीज़ें लिखनी होती हैं, जिनको हम कमेंट्स कहते हैं। सीएसएस में कमेंट्स लिखने का तरीका है कि हम स्लैश डालते हैं, 2 स्टार डालते हैं और फिर एक स्लैश डालते हैं। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप जिस लाइन को आप कमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आएँ, वीएस कोड के अंदर कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दें, तो आपका ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। ये इज़ाफ़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पर एक रैम हमारे पास 16 पिक्सल के बराबर होता है। अगर आप इस बेस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने ऊपर आना है और यहाँ पर कॉलन लगा के रूट लिख लेना है। जो मैंने आपको पहले बताया, रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है हमारा। यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिख दूँ ना 10 पिक्सल, तो हमारे बेस फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाती है। अब हमारा बेस 16 पिक्सल नहीं बल्कि अब हमारा बेस 10 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट की बेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो रैम का ये इस्तेमाल है कि हम फ़ॉन्ट साइज़ दें बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट साइज़। अब हमारे पास एक और यूनिट होता है एम, फ़ॉन्ट साइज़ 1 एम। अब ये क्या चीज़ है? हमारे पास रैम डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट पे, एम डिपेंड करता है हमारे पास पेरेंट पे। अब जो पेरेंट का साइज़ होगा ना, वही इस पैराग्राफ का साइज़ होगा। मैं सेव करता हूँ और इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास नॉर्मल 16 हो गया क्योंकि पेरेंट का नॉर्मल 16 है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर आके ना डिव में इसे रैप कर लेता हूँ और डिव का यहाँ पर आके फ़ॉन्ट साइज़ में कह देता हूँ 20, लेट्स से 30 पिक्सेल्स। अब मैं डिव का फ़ॉन्ट साइज़ किया चेंज और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। देखिएगा, अब मैं यहाँ पर लेट्स से 10 पिक्सेल्स करता हूँ और इसका भी चेंज हो गया। 30 किया, इसका चेंज हो गया। एम यूनिट डिपेंड करता है हमारे पास पेरेंट पे। जो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ होगा, उस परसेंटेज के हिसाब से हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ होगा। इसके बाद हमारे पास 2 और यूनिट्स होते हैं हमारे पास सीएसएस के अंदर, वो है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। वो भी आसान से है, मैं आपको समझाता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास है लेट्स से 1 व्यू पोर्ट हाइट। वीएच स्टैंड्स फॉर 1 व्यू पोर्ट हाइट। सेव करूँगा, हमारे पास टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा। बेसिकली ये है हमारे पास 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट हमारे पास क्या है? ये सारी हाइट, जितनी भी हाइट है ना हमारे व्यू पोर्ट की, ये सारी हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट है और इसका 1% मुझे सेट करती है इसका फ़ॉन्ट साइज़। अब व्यू पोर्ट विड्थ हमारे पास होगा इसका 1% विड्थ। विड्थ छोटी है तो इसका मतलब और फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 10 दूँ, तो आपको थोड़ा-सा नज़र आएगा और ये काफ़ी बड़ा हो गया अचानक से। तो इस वक़्त ये हमारे पास 10% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ साइज़ है। इसके बाद हम सीएसएस बॉक्स मॉडल को समझ लेते हैं। ये है हमारे पास सीएसएस बॉक्स मॉडल। अब ये क्या चीज़ है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास होता है टेक्स्ट कंटेंट। अब फिलहाल के लिए अज़्यूम कर लें हमारे पास है। लेट्स से हमारे पास एक गीक्स फॉर गीक्स लिखा आ रहा है टेक्स्ट कंटेंट। उसके बाहर होता है हमारे पास जो स्पेस, उसे कहते हैं हम पैडिंग। उसके बाहर हमारे पास जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं बॉर्डर। उसके बाहर जो हमारे पास स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। बेसिकली बॉर्डर स्पेस नहीं होता हमारे पास, बॉर्डर कलर होता है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट पे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बॉर्डर के अंदर वाली चीज़ पैडिंग, बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ मार्जिन। कंटेंट के बाहर वाली चीज़ पैडिंग होती है और बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ मार्जिन। तो अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पर मैं ये सब चीज़ों को इरेज़ कर दूँगा और यहाँ पर एक बटन लिखूँगा। बटन लिख के उसके अंदर मैं कंटेंट दे देता हूँ सबमिट का। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा-सा बटन आ गया, इसे ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो हमारे पास देख सकते हैं इसका एक बैकग्राउंड कलर है और एक बॉर्डर भी है और इसे मैं एक डिव एलिमेंट में रैप कर दूँगा समझाने के लिए सिर्फ़। अब डिव को ज़रा मैं हाइलाइट करूँगा कैसे? हम बॉर्डर दे देंगे थोड़ा-सा। सिर्फ़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं आपको बाद में समझाऊँगा हम ये क्या कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बाउंड्री आ गई हमारे पास बटन के इर्द-गिर्द। इसके अंदर हमारा बटन है। अब अगर मैं बटन पे आऊँ और यहाँ पर लिखूँ पैडिंग 1 रैम, ये देखें क्या हुआ? कंटेंट और ये जो बॉर्डर है हमारा, छोटा-सा जो बॉर्डर है, इसके बीच में स्पेस आ गया हमारे पास। हमने क्या सीखा था यहाँ पर? कंटेंट यानी जो गीक्स और गीक्स है और उसके बीच में जो बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली हमारे पास यहाँ पर पैडिंग है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लिखूँगा और 1 रैम दूँगा यानी 16 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर और पेरेंट के बीच में जो फ़र्क है, वो हमारे पास है मार्जिन। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। जब हम पैडिंग 1 रैम या मार्जिन 1 रैम लिखते हैं, तो इसका मतलब हम चारों साइडों पे अप्लाई करते हैं।
हमारे पास मजीद प्रॉपर्टीज भी होती है कि मार्जिन टॉप, बॉटम या लेफ्ट और राइट को अप्लाई कर सके। तो अगर मैं यहाँ पर राइट पे आके 10 रेम मार्जिन राइट दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मार्जिन अप्लाई हो गया और ये स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर हमारा मार्जिन है। या फिर अगर मैं इसे पैडिंग राइट दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बटन है इसकी काफी सारा पैडिंग आ गई है और ये ओवरफ्लो कर रहा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं इधर लिख लेट्स से मैं इधर आके लिखता हूँ पैडिंग, और यहाँ पर अगर मैं दो वैल्यूज दूं, 3 रैम और लेट्स से 0, और सेव करूं, तो यहाँ पर देखें ऊपर और नीचे स्पेस आ गया लेकिन लेफ्ट और राइट पर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये अप एंड डाउन के लिए वैल्यू है और ये लेफ्ट एंड राइट के लिए। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज दी तो अप एंड राइट और लेफ्ट और राइट हुआ। अगर यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स से यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 रैम दे देते हैं। सेव करूंगा। अब देखें कि हमारे पास काफी वियर्ड सी सिचुएशन है। इसका मतलब है कि ये टॉप है 1 रैम, फिर हमारे पास राइट है 0, फिर हमारे पास 3 रैम बॉटम, और फिर हमारे पास एंड पर 5 रैम यानी लेफ्ट है। तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज चल रहा है। सिमिलरली मार्जिन भी हमारे पास ऐसे ही एक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लिख दूं तो हमारे पास सेम कंडीशन है। इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 3 है और इधर हमारे पास 5 है। अब मैं आपको बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉर्डर लगाने का ये सिंटेक्स है। शुरू में हम उसकी विड्थ लिखते हैं, फिर हम उसका स्टाइल लिखते हैं और फिर हम उसका कलर लिखते हैं। यहाँ पर स्टाइल से मुराद है, अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास एक स्टाइल होता है डैश्ड। जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर डैश आ जाएगा, बीच में छोटी छोटी स्पेसेस है। एक और हमारे पास स्टाइल होता है डॉटेड, जो कि डॉट्स होते हैं। सिमिलरली ये जो सॉलिड है इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास बॉर्डर है। अब आप बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं नुकरों से, तो आप उसके लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से 5 पिक्सल्स, तो थोड़ा थोड़ा राउंड हो गया। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा नंबर कर दूँ, 15 कर देते हैं, तो ये मजीद राउंड हो गया। और अगर मैं यहाँ पर आगे 50% दूँ, यानी परसेंटेज में दूँ, तो हमारे पास ये एक ओवल शेप बन जाती है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी बॉक्स मॉडल की। अब नेक्स्ट हम ट्रांजिशन और होवर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इस सबको इरेज करूंगा और एक बटन लिखूंगा, उसके अंदर मैं सबमिट लिखूंगा, सिमिलरली जैसे पहले लिखा हुआ था। सेव करूंगा और यहाँ पर आके ये सारी स्टाइलिंग इरेज कर दूंगा। यहाँ पर मैं बटन को कुछ स्टाइल्स दे दूंगा, बटन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर पैडिंग इसे दे देंगे। सबसे पहले हम 1 रैम और एक बैकग्राउंड कलर इसे दे देते हैं लेट्स से रेड का। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे आगे होवर करूँ ना, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उससे भी पहले मैं चाहता हूँ यार जब यहाँ पर मैं आऊँ तो इसका माउस का जो कर्सर है ना, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा कर्सर पॉइंटर। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर जब भी मैं आऊंगा तो ये पॉइंटिंग कर हो जाएगा। तो होवर इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और लिखूंगा बटन और एक कॉलन डालूंगा और उसके आगे लिखूंगा होवर। ये हमारे पास होवर क्लास होती है। अब इसके अंदर जो भी मैं स्टाइल डालूंगा वो तभी अप्लाई होंगे जब उस बटन पे होवर किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर लिखूं, ऐसे येलो हो जाएगा यहाँ पर, और सेव करूं, तो अभी यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं इस पे होवर करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आके कलर चेंज हो जाए टेक्स्ट का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर, और लेट से ब्लू कर देते हैं। जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पर आके होवर करूंगा, हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं और होवर पे वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ, ये काफी सडन सा चेंज है, इतना प्रोफेशनल फील नहीं होता हमें। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है, उसको देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ पर मैं ट्रांजिशन लिखता हूँ। अभी मैं जो लिख रहा हूँ आप उसे कॉपी कर लें, बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ऑल 0.3 सेकेंड्स ईज। अब मैं यहाँ पर आके होवर करूंगा तो देखिए थोड़ी सी ट्रांजिशन है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिले है। तो ये हमारा ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी काम करती है। अब यहाँ पर समझते हैं हमारा यहाँ क्या हो रहा है। ये ऑल का मतलब है हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ट्रांजिशन करना चाहते हैं। यूजुअली हम ऑल लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता यार, हम बाद में भी ऐड करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, फिर लिखते हैं, तो हम उन सब के नाम लिखने बैठ गए तो हमारा कोड मैसी हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद हमने जो 0.3 सेकंड लिखा है, ये इसका टाइम है कि हमें कितना टाइम लगना चाहिए। 0.3 सेकंड नॉर्मल होता है। अगर मैं इसे ज्यादा कर दूंगा लेट्स से 1 सेकंड, तो यहाँ पर आके देखिए काफी स्लो है, तो 1 सेकंड ले रहा है। उसके बाद हमारे पास ईज। यूजुअली हमारे पास ये लीनियर होता है, यानी स्ट्रेट जा रहा होता है। ईज का मतलब है शुरू में स्लो और एंड पे स्लो, बीच में स्लो या तेज हो सकता है। इसके बाद हम सीएसएस के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो कि पोजीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने अपनी HTML में कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने यहाँ पर 3 डिव लिखे हैं जिनकी क्लासेस बॉक्स है और उनको एक एक आईडी दे दी है। अब मैं CSS के अंदर आता हूँ और बॉक्स
क्लास को सिलेक्ट करता हूँ और सबको एक विड्थ यानी 200 पिक्सल्स और एक हाइट वो भी 200 पिक्सल्स दे देता हूँ। सेव करूंगा तो हमारे पास स्पेस आ गया थोड़ा सा। मैं अब बॉक्स 1 को सिलेक्ट करूंगा यानी आईडी, और उसका बैकग्राउंड कलर करूंगा रेड। बाकियों के लिए भी यही काम करूंगा मैं। मैंने यहाँ पर इन तीनों बॉक्स को कुछ कलर्स दे दिए। अब हम देखते हैं पोजीशनिंग होती क्या है। लेट्स से दूसरे बॉक्स पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव। कुछ फर्क नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके बताते हैं कि हमने क्या करना है यार, कहाँ इसकी पोजीशन भेजनी है। तो मैं यहाँ पर टॉप लिखूंगा और 100 पिक्सल लिख के सेव करूंगा। यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर हमारा जो बॉक्स नंबर 2 था जिस पे हमने ये अप्लाई किया वो टॉप से 100 पिक्सल डिस्प्लेस हो गया। जहां से था वहां से 100 पिक्सल दूर चला गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आके बॉटम पे अप्लाई करूं तो हमारे पास सेम इफेक्ट होगा, लेकिन अब बॉटम से ऊपर गया 100 पिक्सल्स। लेफ्ट और राइट का भी यही काम है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेफ्ट लिखा तो यहाँ पर हो गया, राइट लिखा तो यहाँ पर हो गया। तो हमारे पास ये रिलेटिव पोजीशनिंग है, यानी जहां पर हमारा एलिमेंट पड़ा है वहां से उसकी पोजीशन क्या बनती है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। जैसे मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन लिख के सेव किया तो हमारा जो बॉक्स नंबर 3 है वो गायब हो गया है। देखते हैं, अगर मैं बॉक्स नंबर 2 को यहाँ से कमेंट आउट कर दूं और सेव करो तो बॉक्स नंबर 3 दोबारा आ गया। इसका मतलब है जो हमारा जो बॉक्स नंबर 2 है ना वो ओवरराइट हो गया, यानी इसके ऊपर आ रहा है फॉर सम रीजन। और वो क्यों आ रहा है वो देखते हैं। हमने एब्सोल्यूट पोजीशन किया। जब हम एब्सोल्यूट पोजीशन करते हैं तो ब्राउजर को ऐसा लगता है कि यार वो बंदा जो है ना खराब है और हमने उसे निकाल दिया है, लेकिन वो होता उन्हीं के अंदर है। जैसा कि अब मैंने यहाँ पर बॉक्स 2 को निकाला है तो उसको ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, और बॉक्स 3 ने आके उसकी जगह ले ली। जैसे मैं इसे करता हूँ डिसेबल तो बॉक्स 3 ने उसकी जगह ले ली है, उसको लग रहा है बॉक्स 2 है ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि बॉक्स 2 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ टॉप 0 तो ये क्या हुआ, ये तो सबसे ऊपर चला गया। यहाँ पर हमारे पास जो टॉप का रेफरेंस है ना वो हमारा होल डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। ये रिलेटिविटी पे नहीं होता कि यहाँ से 100 होगा ये वहां से 100 होगा। ये टॉप यानी जो इसका मैक्सिमम हो सकता है ना उसको ही अपना रेफरेंस बनाते हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट है। अब हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव को मिक्स भी कर सकते हैं और उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। लेट्स से यहाँ पर मैं जो बॉक्स 2 है उसको एक डिव में रैप कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और सीएसएस में आ जाता हूँ। इस डिव को मैं नाम देता हूँ रैपर का। रैपर को मैं सिलेक्ट करूंगा और उस पर दूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉक्स 2 है इसको मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, हमारे पास वही चीज हो रही है, मतलब बॉक्स 2 आ रहा है, बॉक्स 3 नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब देख सकते हैं कि मैंने टॉप 0 अप्लाई किया हुआ है, ये ऊपर नहीं है जिस तरह उसमें था। अगर मैं टॉप 0 को हटा दूं तब भी कोई फर्क नहीं है। यानी कि अब ये हमारे पास रिलेटिव पोजीशन की तरह ही काम कर रहा है, मतलब जहां पर हम हैं वहीं से इसे डिस्प्लेस किया जाएगा। लेकिन डॉम ये भी समझ रहा है कि ये हमारे पास है भी नहीं, मतलब दोनों काम हो रहे हैं। एब्सोल्यूट में होता है कि वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो एलिमेंट है ही नहीं, और रिलेटिव में होता है कि वहां रिलेटिवली डिस्प्लेस होता है। तो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टॉप 200 पिक्सल तो ये टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ 100 पिक्सल तो ये 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स 3 पीछे है और बॉक्स 2 ऊपर है। अब लेट्स से फॉर सम रीजन मैं बॉक्स 3 ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा। हमारे पास जी इंडेक्स के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है जो इसे ऊपर लाने में मदद करेगी। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी इंडेक्स और यहाँ पर लिखूंगा लेट्स से 10। ये हमारा नंबर है कि हम कितना ऊपर लाना चाहते हैं, इससे पीछे कितनी आइटम्स होनी चाहिए, यानी इससे पीछे 10 आइटम्स होंगी और ये 10वीं से बाद वाली आइटम होगी हमारे पास। लेकिन आप देख सकते हैं ये ऊपर नहीं आया, वो इसलिए कि जी इंडेक्स को वर्क करने के लिए उसको पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन यहाँ पे आकर रिलेटिव लिखते हैं तो ये हमारा वर्क करेगा। अब हमारा बॉक्स 3 ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ बॉक्स 2 पे आके जी इंडेक्स बढ़ा दे दूं, 10 से बढ़ा यानी 100 दे दूं, तो बॉक्स 2 दोबारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 दूं तो बॉक्स 3 ऊपर रहेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिखे। पहला H1, दूसरा P टैग जिसके अंदर डमी टेक्स्ट है, तीसरा स्पैन जो कि ये है हाय आई एम अली। इन तीनों में बज़ाहिर तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मैं CSS में आऊंगा और आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अगर मैं H1 को सिलेक्ट करूं और इसका बैकग्राउंड कलर दूं लेट्स से रेड, और यहाँ पर आके P टैग को सेलेक्ट करूं और उसका बैकग्राउंड कलर दूं लेट्स से पर्पल,
और अब स्पैन को सेलेक्ट करूँ और उसको कलर दूँ लेट्स से ग्रीन। अगर मैं इन तीनों को सेव करूँ तो आपको नज़र आएगा कि जो हमारा रेड टैग है यानी जो हमारा H1 है वो सारी जगह घेर रहा है। चाहे उसे चाहिए हो या ना चाहिए हो, वो घेर रहा है। सिमिलरली हमारा जो P टैग है वो सारी जगह घेर रहा है। चाहे उसे चाहिए हो या ना चाहिए हो। अगर मैं इसका कंटेंट थोड़ा कम कर दूँ, लेट्स से ये कर दूँ, तब भी वो इतना सा कंटेंट है लेकिन ये सारी जगह घेर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। जो हमारे पास सारी जगह घेरे वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम नीचे देखें स्पैन टैग को तो वो उतनी ही जगह घेर रहा है जो उसे चाहिए। तो ये हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट। अब हम इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं थ्रू CSS। अगर मैं चाहता हूँ कि H1 जो है सिर्फ उतनी जगह ले जितनी जितनी उसे चाहिए, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले लिखेंगे और इनलाइन लिख देंगे प्रॉपर्टी में। जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारे पास H1 उतनी ही जगह लेगा जितनी उसे चाहिए। सिमिलरली अगर मैं P में लिखूं डिस्प्ले इनलाइन, तो हमारे पास P भी उतनी जगह लेगा। अब आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पर जो P टैग था वो ऊपर आ गया और स्पैन टैग भी ऊपर आ गया। तो यानी वो कंटेन हो गए, एक ही लाइन में आ गए, उनको जगह दिखी वो आ गए। लेकिन जब वो ब्लॉक थे तो वो पूरी जगह ले रहे थे, इसलिए वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। अगर मैं यहाँ पर आकर स्पैन को जो डिफॉल्ट इनलाइन है उसे मैं कह दूं कि ये ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पर ये देखिए ये ब्लॉक हो जाएगा और ये सारी जगह लेगा। चाहे इसे चाहिए हो या ना चाहिए हो, ये सारी जगह लेगा। तो ये फर्क है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब हम CSS के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक टूल होता है। यहाँ पर मैंने HTML में आके कुछ चेंजेस किए हैं। एक रैपर बनाया और उसके अंदर 3 डिव्स बनाए जिनकी क्लास आइटम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसे बेसिक स्टाइलिंग दी है, कुछ नहीं किया, विड्थ और हाइट, बैकग्राउंड कलर और थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दी है स्पेसिंग के लिए। डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे करते हैं, हमें अगर इन 3 आइटम्स पे डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना है तो हम इसके जो पेरेंट है उस पर जाएंगे और हम ये प्रॉपर्टी डाल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में आ गया और इनके बीच की स्पेसिंग खत्म हो गई है। वो इसलिए कि मैंने इनको मार्जिन बॉटम दिए यानी नीचे वाला स्पेस दिए, ये साइडों पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आके मैं अगर इसे मार्जिन राइट दे दूं तो ये स्पेस हो जाएगा। लेकिन इससे एक बेहतरीन तरीका है कि आप पेरेंट डिफ पर आए यानी रैपर पे आए और वहां पर आके गैप की प्रॉपर्टी दे दें। गैप लेट से 1 rem दे देते हैं, सेव करते हैं और वही इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अब ये तो एक रो में आ रहे हैं। जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना फ्लेक्स का, वो रो ही होता है। अगर आप इसे कॉलम में करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हैं, यहाँ पर आके लिखेंगे पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और जैसे आप ये लिखेंगे सेव करेंगे तो ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा और गैप प्रॉपर्टी भी इस पर अप्लाई होगी। फिलहाल के लिए मैं इसे हटा दूंगा। उससे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है फ्लेक्स कंटेनर जिसके अंदर हमारी आइटम्स पड़ी होती हैं। ये 1 और 2 हमारी आइटम्स है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है उसको हम मेन एक्सेस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सेस होती है हम उसको क्रॉस एक्सेस कहते हैं बाय डिफॉल्ट। ये मेन एक्सेस तब होगी जब हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो होगी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो ही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आए तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास रो है, तो ये बाय डिफॉल्ट रो है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया ये हो गया और बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो है। और जब हमारे पास रो होगी तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मेन एक्सिस होगी और वर्टिकल एक्सिस क्रॉस एक्सिस होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर करूँगा चेंज, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम, अब हमारी मेन एक्सिस वर्टिकल है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये स्पेस हो इनके बीच में। अब मुझे नहीं पता यार, यहाँ पर मैं एक रैम डाल रहा हूँ तो वो तो इतना स्पेस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये बस इनके बीच में जितना भी स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई कॉन्टेंट लिखते हैं और उसके लिखते हैं स्पेस बिटवीन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये उसकी एक वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम्स के बीच में स्पेस आ गया है, वो भी जितना भी है सारा इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इसे बड़ा करूंगा तो ये उतना ही रहेगा। इसे छोटा करके देख लेते हैं, तब भी उतना ही स्पेस है। तो नो मैटर व्हाट इज द गैप, ये स्पेस चेंज होता रहेगा। अब जस्टिफाई कंटेंट के और भी काफी सारी वैल्यूज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सेंटर है, अभी सेंटर में हो गई आइटम्स और इनके बीच में गैप 1 rem है जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा भी कर लूँ तब भी ये सेंटर में ही है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट है जो कि बेसिकली डिफॉल्ट होता है, और एंड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पे करने के लिए। स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी हमारे आइटम्स के साइडों और बीच में स्पेस कर दी थी इक्वली। और यहाँ पर स्पेस अराउंड में थोड़ी सी स्पेस जो है वो ज़्यादा है, वो इसलिए कि इसकी भी स्पेस इधर आ रही है और इसकी भी स्पेस इधर आ रही है।
तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पेस है बनिस्बत इसके। लेकिन अगर मैं एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ जो कि है स्पेस इवनली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पेस सेम है, यहाँ पर भी स्पेस सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये तो थी हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे करनी है उसको देख लेते हैं। वर्टिकल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अगर मैं इसे सेंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा और ये कंजस्टेड हो गए हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा गैप दे देते हैं 1 रैम, और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी हाइट पूरी नहीं है जबकि विड्थ फुल है। विड्थ फुल थी तो इसलिए ये आइटम स्प्रेड हो रही थी। अब हमें इसकी हाइट भी 100% करनी पड़ेगी तभी ये जाके काम करेगा। तो मैं रैपर पे आऊँगा और लिखूंगा हाइट 100 VH, यानी जितनी भी स्क्रीन की हाइट है उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। अब मैं इसे क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं सेंटर में स्क्रीन के एग्जैक्ट। सिमिलरली यहाँ पर मैं आके स्टार्ट भी लिख सकता हूँ और एंड भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आके अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करूँ और यहाँ पर एक दूँ कॉलम, तो आप देख सकते हैं मेरी डायरेक्शन चेंज होगी और अब ये मेन एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाऊं जो हमने पहले किया था कि स्पेस बिटवीन हो जाए आइटम्स के, तो इस बार वर्टिकली होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नहीं होता, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का होता है। अब यहाँ पर मेन एक्सिस हमारी ये है और क्रॉस एक्सिस हमारे पास ये है, तो ये फर्क है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो आप देख सकते हैं कि अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आके मैंने कुछ आइटम्स ऐड कर लिए मजीद। आप देख सकते हैं कि ये थोड़े कंप्रेस हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप के नाम से, कि जैसे हमारे पास आइटम्स ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए तो अगली लाइन पे चली जाती है। तो यहाँ पर आके मैं लिखूंगा फ्लेक्स रैप रैप। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आइटम्स रैप होना शुरू हो गई हैं। अब जैसे जैसे मैं स्पेस बढ़ाता जाऊंगा तो ये सारी आइटम्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे आ रहा है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रिड क्या होती है। ग्रिड लिखने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने बस यहाँ पर आके डिस्प्ले की जगह, फ्लेक्स की जगह आपने ग्रिड लिख देना है। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये काफ़ी सारी आइटम्स जो है एक साथ हो गई हैं। अब ग्रिड में क्या होता है, हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं, रोज और कॉलम्स। हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स चाहिए। आप अगर एक भी चीज़ स्पेसिफाई करते हो काफ़ी होता है। हम यूजुअली कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं और रोज ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैं आके लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मैं लिखूंगा 1FR। 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन। 1FR यानी मैं 3 रोज चाह रहा हूँ, एक FR एक FR एक FR, यानी कि जितनी भी विड्थ होगी उसका तीसरा हिस्सा 1/3 होगा हमारे पास। अगर आप आइटम्स के बीच में स्पेस चाहते हैं तो इसमें भी आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है गैप के नाम से, स्पेस आ जाता है आइटम्स में। एक और तरीका भी हम इसे लिख सकते हैं, वो है कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को लिखें और रिपीट का फंक्शन डाल दें। इसका ये मतलब है कि हम एक चीज़ को कितनी बार रिपीट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1FR। जैसे मैं सेव करूंगा तो 3 बार 1FR हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप ऐसे लिख लें या फिर अलग से 1FR करके लिख लें। अब ये था फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड का बेसिक ओवरव्यू। अब लेट्स से कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल सा काम करना है। आपने आके न्यू टैब खोलना है और लिखना है हाउ टू सेंटर कंटेंट इन अ ग्रिड सेल। लेट्स से आप ये सर्च करना चाह रहे थे। आपने यहाँ पर आके देखना है प्रॉपर्टीज। अच्छा यार ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। लेट्स से मैं यहाँ पर आके इसे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे इसे कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो आइटम्स है वो सेंटर हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर थोड़े सेंटर में आ जाएं तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम पे आते हैं जहाँ पे हमारा जो नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लेट्स से हम 1.5 रैम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। और लेट्स से अब हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा। अब वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर, जैसे मैं ये करूँगा ये सेंटर हो गया। याद रखिएगा विड्थ होनी चाहिए और हमने अपनी आइटम को विड्थ दी हुई है यहाँ पर, तो ये वर्क करेगा। अब आप देख सकते हैं कि सारे आइटम नंबर सेंटर में आ चुके हैं। इसके बाद हम 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं जो कि है सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने वही डिफॉल्ट स्टाइलिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको सूडो क्लासेस दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे आइटम, जो जिस पर हम वो अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लास लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 2 कॉलम्स, फिर लिखेंगे बिफोर या आफ्टर डिपेंडिंग जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर से वैसे सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें सबसे पहले कोई स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ लिखूँ कंटेंट, सबसे पहले आप ये लिख लें। अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वो लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। और फिर मैं इसको थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ, हाइट
50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर रेड। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बिफोर आइटम आ रहा है। अभी बिफोर आइटम होता क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर इसे ओपन कर लूँ आइटम को, तो आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट से पहले एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। ये हमारा बिफोर एलिमेंट है। हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर आके एक एलिमेंट डाल दें इसके ऊपर, वो भी कर सकते थे, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन मेथड है कि हम बिफोर क्लास को इस्तेमाल करें। ये सूडो क्लास कहलाती है। ये यूजुअली ऐसा इस्तेमाल होता है कि आप यहाँ पर एक कोटेशन मार्क डालते हैं जैसे कि ये, और अगर आपने आफ्टर में डालना है तो आप आइटम लिख के आफ्टर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कंटेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मैं लेट से एक एंडिंग कोड डालना चाहता हूँ और एंड पर बैकग्राउंड कलर लेट से रेडी होगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कोटेशन मार्क शुरू में और एक एंड में है विद बैकग्राउंड कलर रेड। तो इसका बस यही फ़ायदा है कि हम शुरू और आखिर में कुछ कंटेंट इंसर्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे। वैसे तो इससे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम इस वक्त इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे और ना ही हमें जाने की ज़रूरत है। लास्ट में अब हम मीडिया क्यूरीज को कवर करेंगे। हमने अभी तक जो काम किया है वो मोबाइल डिज़ाइन पर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्क्रीन को छोटा किया हुआ है, हम मोबाइल डिज़ाइन के साथ वर्क कर रहे थे। लेकिन जैसा मैं बड़ा करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम मोबाइल डिज़ाइन पर देखें तो ये मुनासिब लग रहा है कि हम स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी पोस्ट। लेट्स इमेजिन ये हमारी पोस्ट है, लेकिन जब मैं ऐसे बड़ा करता हूँ तो यार ये सारी स्पेस खाली है, मैं चाहता हूँ ये आइटम्स कुछ यहाँ पर आ जाए, तो हम उसके लिए मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करेंगे। रैपर पे आके वही हम जो फ्लेक्स क्लास दे रहे थे वो ले लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप ऑफ 1 रैम। अब इसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन रो है तो हम इसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन कॉलम कर लेंगे। मैं ये लिखकर सेव करूंगा तो हमारे पास वो डिजाइन आ गया। अब यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एट मीडिया और यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करूंगा कुछ, और उनके अंदर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखूंगा और एक करली ब्रेस ओपन करूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं मिन विड्थ, फिलहाल के लिख रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। 500 पिक्सल्स। हमारी जो आइटम है ना ये वाली, लेट्स से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। मैंने ये सब कुछ लिख के सेव किया लेकिन फ़र्क कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर मिन विड्थ 500 पिक्सल दी है। इसका मतलब है कि जब मेरी स्क्रीन 500 पिक्सल्स से ज़्यादा बड़ी होगी तब ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी विंडो को बड़ा करते हैं, मज़ीद बड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं। अभी भी नहीं हुई। हम मज़ीद बड़ा करते हैं, अभी भी नहीं हुई। हम इसे छोटा करते हैं, अब हमारी विड्थ ज़्यादा है तो हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। 500 पिक्सल्स पे हमें ये मिल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी विड्थ कितनी है तो आप F12 दबाएं या अपना कंसोल ओपन करें, एलिमेंट्स पे आएँ और यहाँ पर अगर आप HTML पर होवर करेंगे तो आपको नज़र आएगा। सबसे पहला नंबर हमारे पास विड्थ होता है। यहाँ पर मेरी विड्थ है 631। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो बेस्ड ऑन यहाँ पे दी हुई कंडीशन पे वर्क करेगी। ये हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन बड़ी करूँ तो ये आइटम्स हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो मैं यहाँ पर आकर कंडीशन दूंगा कि हमारी मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स हो तब ये चीज़ हो। क्या चीज़ हो? हम डॉट रैपर को फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉलम थी, लेकिन जैसे हमारे पास मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स होगी तो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगी। बस अब हम इसे बड़ा करके देखते हैं तो ये देख सकते हैं हमारी रो में हो गई। मीडिया क्वेरीज का बस इतना ही काम है। यहाँ पर हमारे पास CSS फंडामेंटल्स का कोर्स कंप्लीट होता है। अब स्क्रीन पर आपको 2 चैलेंजेस नजर आ रहे होंगे, आपने इन दोनों को कंप्लीट करने हैं। इन दोनों को कंप्लीट किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये दोनों बनाने हैं। अगर आपसे ये बन गए तो इसका मतलब आपको CSS आ गई और आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देख सकते हैं और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं हूं अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।